I am Shivi Saxena, TGT from ज्ञानदीप सीनियर सेकेंडरी पब्लिक स्कूल। स्टूडेंट्स, ये पॉइंट्स हैं आपके। आपको पता है मुगल एम्पायर चैप्टर की एक्सप्लेनेशन चल रही है। काफी लेंथी चैप्टर है, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है और इसके ये पॉइंट्स हैं। इसमें आपका हु वर मुगल्स हो चुका है, मुगल मिलिट्री कैंपेन्स ये भी हो चुका है, मुगल एम्परर्स के बारे में भी आप जान चुके हो, मुगल ट्रेडिशन ऑफ सक्सेशन ये भी आपने समझ लिया, मुगल रिलेशंस विद द अदर रूलर्स ये भी आप समझ चुके हैं। आज जिस टॉपिक को हम लोग लेंगे वो है मानसबदार्स एंड जागीरदार्स। बहुत ही इंटरेस्टिंग और काफी लेंथी और अच्छे से समझने के लिए ये चैप्टर आपके सामने है। तो चलिए, विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम वी विल स्टार्ट अवर दिस टॉपिक। लेके चलते हैं इसको, हम लोग स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हम लोगों ने जो देखा था वो था आपका मुगल रिलेशंस विद अदर रूलर्स। दूसरे रूलर्स के साथ में मुगलों के जो रिलेशंस थे वो बहुत अच्छे थे, ये आप देख चुके थे। ये डिप्लोमेटिक स्ट्रेटेजी चलाते थे जिससे कि कहते हैं ना कि सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। तो इस तरीके से ये करते थे और अपने आगे लोगों के साथ बढ़ करके उनको अपना बनाते हुए इन्होंने बहुत सारे काम किए, अपना राज्य बहुत बड़ा कर लिया। इस तरह से धीरे धीरे मुगल एम्पायर बहुत वास्ट होता चला गया। फिर आपने देखा था कि इसमें किस तरीके से जहांगीर का भी आपको कुछ बताया गया था। जो मदर थी जहांगीर की, वो उनके बारे में भी आपने देखा था कि वो भी मेवाड़ की प्रिंसेस थी। तो ये आप पढ़ चुके थे। महाराणा प्रताप सिंह जो थे उन्होंने मुगल शासन को अपनाने के लिए, उसको एक्सेप्ट करने के लिए उन्होंने बिल्कुल मना कर दिया था। तो आगे चल के फिर क्या हुआ ये सब चीजें आप देख चुके थे। औरंगजेब के टाइम पीरियड में पॉलिसीज जो थी वो इतनी सक्सेसफुल नहीं हुई। और फिर अब आ जाते हैं हम लोग अपने टॉपिक पर। तो उसमें आप देखोगे मानसबदार्स एंड जागीरदार्स। ठीक है, तो इसको स्टार्ट करते हैं। मानसबदार और जागीरदार, देखो बच्चों, ये मैंने थोड़ा सा आपको प्रीवियस वीडियो में मैंने समझाया था कि कोई भी अगर हम काम करते हैं, किसी भी चीज की नई शुरुआत करते हैं, तो उसको बजाय आप बिल्डिंग खड़ी कर लें और उसमें सारी फैसिलिटीज अवेलेबल करा दें, लेकिन तब तक आप उसको नहीं चला सकते जब तक उसमें कोई एडमिनिस्ट्रेशन चलाने वाला ना हो, है ना। ये हम सब जानते हैं बहुत अच्छे से। तो बच्चों, किसी भी संस्था को या किसी भी प्लेस को बना करके आप खड़ा कर दो तो आप उससे केवल काम नहीं चलता, उसके अलावा उसको चलाने के लिए एक बहुत बड़ी पावर की जरूरत होती है, एक प्रशासन की जरूरत होती है जिसको एडमिनिस्ट्रेशन कहते हैं। तो वो एडमिनिस्ट्रेशन जो था वो मानसबदार्स और जागीरदार्स के रूप में मुगल एम्पायर में देखने के लिए मिलता है। जो मानसबदार्स होते हैं ये ऑफिसर होते हैं, सर्वेंट्स होते हैं। ये अपॉइंट करता है किंग, राजा अपॉइंट करता है इनको। जागीरदार को जानने से पहले अगर हम मानसबदार्स के बारे में बच्चों समझ लें तो ज्यादा अच्छा रहेगा, है ना। अंडरस्टैंड द बैकग्राउंड। सबसे पहले हम इसकी बैकग्राउंड को देखते हैं कि मानसबदार की बैकग्राउंड क्या थी, ये कहाँ से आया था, किस तरीके से आया था। ठीक है। एम्पायर एक्सपेंडेड। एम्पायर को बड़ा बनाने के लिए, एक्सपेंड करने के लिए, उसको फैलाने के लिए मोर पीपुल वुड बी रिक्वायर्ड टू गवर्न द एम्पायर। एम्पायर को चलाने के लिए, गवर्न करने के लिए, उसको आगे बढ़ाने के लिए और ज्यादा लोगों की आवश्यकता पड़ी, है ना। जब जैसे जैसे बच्चों राज्य बढ़ता चला जाता है हमारा, उसमें उसको चलाने के लिए फिर लोगों की भी तो जरूरत पड़ती है। उस प्रशासन को चलाने के लिए जितना बड़ा एम्पायर होगा उतने लोगों को अपॉइंट भी करना पड़ेगा। तो क्या हुआ, एक फ्रॉम ए न्यूक्लियस ऑफ तुर्किश नोबल्स। आपको पता है, आपने शुरू में देखा था बाबर जो थे वो तुर्क से आए थे, तुर्किश थे वो। तो उन्होंने जो मोस्टली जो उनके सभा में या जो वो लोगों को अपॉइंट करते थे वो तुर्किश हुआ करते थे। इसके अलावा वो ईरानियंस भी हुआ करते थे, इंडियन मुस्लिम होते थे, अफगान्स, राजपूत, मराठास और अदर ग्रुप के लोगों को वो इसमें अपॉइंट करते थे। ठीक है। इस तरीके से वो अपना
शासन जो था वो चलाया करते थे। फिर जब हम लोग और आगे बढ़ते हैं इस चैप्टर में तो देखते हैं कि रिक्वायरमेंट्स इन मुगल सर्विसेज, उन्होंने क्या किया, जब मुगलों का जो एम्पायर था वास्ट होने लगा, बहुत बड़ा होने लगा, फैलने लगा, तो उन्होंने सर्विसेज निकाली। उन्होंने सर्विस जो थी लोगों को अपॉइंट किया, रिक्वायरमेंट की कि बहुत सारे लोगों को इसमें अपॉइंट किया जाए। इसको कहते हैं बेटा रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट कहते हैं अपॉइंटमेंट को, ठीक है। तो उन्होंने अपॉइंटमेंट किया ढेर सारे लोगों का, लोगों को सर्विस दी, उसके हिसाब से वो उनको सैलरी देते थे, उनका रैंक उनको दिया जाता था। तो इस तरह से उन्होंने ऐसा किया और बहुत सारे लोगों को सर्विस उन्होंने दी मुगल एम्परर्स ने। दोज हु ज्वाइंड मुगल सर्विस वर एनरोल्ड एज मानसबदार्स। ठीक है, समझ में आ रहा होगा कि जो लोग मुगल सर्विस को अपॉइंट कर लेते थे, ज्वाइंट कर लेते थे, जो शामिल हो जाते थे मुगल सर्विस में, उन लोगों को मानसबदार का नाम दे दिया जाता था। ठीक है, उनको मानसबदार का एनरोलमेंट दिया जाता था, वो मानसबदार कहलाते थे। ठीक है, अब देखिए मानसबदार एन इंडिविजुअल हु होल्ड्स ए पोजीशन और रैंक। ठीक है, जो मानसबदार होता है वो कौन कहलाता है, वो एक उस पर्सन को कहते हैं जो एक पोजीशन रखता है, एक रैंक जिसका होता है, वो हमारा मानसबदार कहलाता है। मानसब का मतलब होता है बच्चों पोजीशन, किसी पोजीशन पर किसी को अपॉइंट कर देना, उसको फिक्स कर देना, वहां पर उसको एक ऑफिशियल रैंक दे देना, वो हमारा मानसबदार कहलाता था। ठीक है, तो ये आपने देखा। अब देखिए मानसबदार का दूसरा एक चीज और दिखाते हैं। मानसबदारी वॉज ए ग्रेडिंग सिस्टम यूज्ड बाय मुगल टू फिक्स। मुगलों ने ही इसको फिक्स किया था कि जो मानसबदार बनेगा उसका ग्रेडिंग सिस्टम यूज किया जाएगा उसके लिए। मतलब मानसबदार तो बहुत सारे थे, लेकिन उन मानसबदार्स में भी रैंक डिवाइड कर दी उन्होंने कि ये इतने रैंक का है, ये इतने रैंक का है, ये इतने रैंक का है, ये इस रैंक का है। मतलब ये आपका ए हो गया, ये आपका बी पर आया क्योंकि ये इससे नीचा है, इससे नीचा ये है तो ये सी हो गया, ये बिल्कुल नीचे है जो ये डी हो गया। इस तरीके से इन्होंने रैंक जो थी वो डिसाइड कर दी। किसने, मुगल शासकों ने मानसबदार की रैंक डिसाइड की। इनकी रैंक होती थी, इनका रैंक के अकॉर्डिंग इनका सैलरी होती थी, फिर इन दोनों चीजों के अकॉर्डिंग इनको मिलिट्री की रेस्पॉन्सिबिलिटीज दी जाती थी। ठीक है, सारा खेल मिलिट्री का होता था। जो वो सेना तैयार करते थे, जो मिलिट्री तैयार करते थे, उससे रिलेटेड मानसबदार को सर्विसेज दी जाती थी। ठीक है, अब देखिए मानसबदार का मतलब पोजीशन है, ये आपको मैं समझा चुकी हूँ। अब कंसेप्ट ऑफ जेट रैंकिंग। अब आप देखो ये कॉन्सेप्ट जो है जेट रैंकिंग का, ये क्या है, इसको आपको थोड़ा सा ध्यान से समझना होगा। जेड का मतलब होता है, इसको ZAT होता है। जेड मतलब ये सिस्टम है, एक जेड सिस्टम होता था। ये न्यूमेरिकल वैल्यू डिपेंडिंग ऑन विच, ये न्यूमेरिकल वैल्यू से अपॉइंट किया जाता था। इस पर न्यूमेरिकल वैल्यू डिपेंड होती थी ऑन विच द सैलरी एंड रैंक, जिस पर सैलरी भी और रैंक भी मानसबदार की डिसाइड की जाती थी। देखो आपको इस तरह से नहीं समझ आएगा, मैं आपको थोड़ा सा समझाती हूँ कि इसमें क्या बताया जा रहा है। जैसे मान लीजिए आपको बताते हैं, द हायर द जाट, जो हायर पोजीशन के जाट होते थे, द मोर प्रेसिडियस वॉज द नोबल्स पोजीशन। उनकी जैसे मान लीजिए कोई हाई रैंक का जाट है तो उसकी जो प्रेस्टीज होती थी वो भी बहुत ज्यादा अच्छी होती थी, पोजीशन बहुत अच्छी होती थी उसकी कोर्ट में। एंड द लार्जर हिज सैलरी, उसके हिसाब से फिर उसकी सैलरी भी बहुत ज्यादा होती थी। ठीक है, अब आप पूछोगे कि मैम ये जाट किस तरीके से डिसाइड किया जाता था, तो वो भी मैं आपको बताती हूँ। देखिए दारा शिकोह का नाम आपने सुना है। दारा शिकोह जो थे वो उनकी जाट जो थी वो 40,000 से काउंट की जाती थी। मतलब वो 40,000 रैंक में आते थे जाट के अकॉर्डिंग, और उसके ये मानसबदार थे, ये भी मानसबदार थे। ठीक है, मानसबदार के रूप में अपॉइंट किए जाते थे जो लोग, उनकी अलग अलग रैंक डिसाइड की जाती थी। मान लीजिए जैसे 40,000 ये जाट के अकॉर्डिंग आते हैं, तो इसको आप जब डिवाइड करते हो तो देखो मैं आपको थोड़ा समझाती हूँ। इधर देखिए ये है आपका
कोई पर्सन है वो 2000 जेट्स के अकॉर्डिंग उसको काउंट किया जाता है। ठीक है, अभी ये मैंने 40,000 बताया है, अभी पहले इसको देख लो। कैवेलरी होती थी, मतलब आप देखो जेट को किस तरह से डिसाइड करते थे। जेट अगर मान लीजिए उनका 2000 का 2000 का जेट उनको दिया गया है तो अपॉन करके 1000 उनकी कैवेलरी होती थी, मतलब उनको घोड़े दिए जाते थे इतने, मतलब इतने उनके पास इनकी पावर होती थी। जो घोड़े होते थे उनको इतने दिए जाते थे, जिसके पास इतने घोड़े होंगे वो 2000 जेट का माना जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से जो दारा शिकोह थे वो 40,000 मानसबदार के अंतर्गत आते थे, जेट के अंतर्गत आते थे। तो मान के चलिए इन्हें 20,000 इनके पास हॉर्सेस होते होंगे, इनके पास सवार होते होंगे। और हॉर्सेस से मतलब बेटा केवल हॉर्स नहीं होता था, हॉर्स पर जो बैठे हुए जो उसके सवार होते थे, मतलब हॉर्स को जो युद्ध होता था उसमें चलाने के लिए किस तरह से उनको दौड़ा करके लेके जाना है, कहाँ रोकना है, किस तरह से हम युद्ध में उससे हम बेनिफिट उठा सकते हैं। तो जिसको घोड़े चलाने आते थे वो भी उसको अपॉइंट किया जाता था, उसको मानसबदार अपॉइंट करता था। तो किस तरीके से जो हॉर्सेस चलाने वाले लोगों के साथ में मिलकर के उसको हॉर्स प्लस उस पर बैठने वाला जो योद्धा होता था उन दोनों को मिला करके एक जेट माना जाता था। ठीक है, तो इस एक कैवलरी मानी जाती थी। तो इस तरीके से पूरा मिला करके उसमें 1000 का 2000 का 1000 जो होता है कैवलरी होती है। तो इस तरह से जो ये थे दारा शिकोह। अब आपको, मुझे उम्मीद है आप समझ गए होंगे। मानसबदार मिलिट्री रेस्पॉन्सिबिलिटी, इसी तरीके से मानसबदार जो होते हैं उनकी बहुत बड़ी मिलिट्री रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है। मतलब मिलिट्री रेस्पॉन्सिबिलिटी कैसे कि वो जो होते हैं, जो घोड़े पर जो लोग बैठते हैं, योद्धा बैठता है, उस योद्धा को भी नियुक्त करते हैं, वो मानसबदार करते हैं। ठीक है, अब देखिए फॉर एग्जाम्पल आप मान के चलो ये आपका राज्य है, ठीक है, ये मुगल शासन है इतना, और यहाँ पर हमारा मुगल एम्परर है, उसने अपॉइंट करके इस जगह को मानसबदार को दे दिया। अब मानसबदार यहाँ क्या करेगा, यहाँ पर अपना एक आदमी नियुक्त करेगा, अपने सर्वेंट्स नियुक्त करेगा। वो सर्वेंट्स यहाँ के पूरी कैवलरी को देखेंगे कि वो ठीक से काम कर रहे हैं या फिर अदर कंट्री से, अदर पार्ट से कोई हमला तो नहीं कर रहा। ये सारी चीजें, जानकारी जो होती थी, इसको सबको पता करना यहाँ सर्वेंट्स अपॉइंट करता था मानसबदार, वो इसको देखा करते थे। ठीक है, इस तरीके से इनकी जिम्मेदारी बन जाती थी कि उसका पूरा ध्यान रखें, मिलिट्री का ध्यान रखें, जो उनकी हॉर्सेस हैं वो अच्छे हॉर्सेस होने चाहिए। इस तरह से रिक्वायर्ड हिम टू मेंटेन ए स्पेसिफाइड नंबर ऑफ सवार और कैवेलरी मैन। ठीक है, सवार किसको कहते हैं, हॉर्स को, जो उस पर बैठता था वो कैवेलरी मैन कहलाता था। इन दोनों को अपॉइंट करता था, मेंटेन करना, इनका ध्यान रखना, ये सारा मानसबदार के द्वारा कराया जाता था और इसको फिर मेंटेन किया जाता था। हाउ वर दे मेंटेन्ड, वो किस तरीके से मेंटेन किए जाते थे वो आपको बताती हूँ मैं। वो उसका क्या होता था, हॉर्सेस आर ब्रांडेड, मतलब हॉर्सेस जो होते थे वो ब्रांडेड होते थे, उस पर वो सिंबल बनाते थे जिसको दाग कहा जाता था, है ना। आपने प्रीवियस चैप्टर में भी पढ़ा था, दाग और चेहरा। जो योद्धा होते थे उनके चेहरे पर ऐसा एक सिंबल बना दिया जाता था जिससे कि वो पहचान में आते थे कि ये हमारे यहाँ के लोग हैं। और जो घोड़े होते थे उन पर एक ऐसा दाग लगा दिया जाता था, मेंटेन कर दिया जाता था, जिससे कि वो पता चलता था कि ये इस क्षेत्र के घोड़े हैं। इस तरीके से अपॉइंट किया जाता था, इनको मेंटेन किया जाता था हॉर्सेस को। तो आप समझ गए जेट किसको कहते हैं, कैवेलरी किसको कहते हैं, और किस तरीके से सवार और कैवेलरी मैन को तैयार किया जाता है, मतलब घोड़ा और घोड़े पर बैठने वाला कैवेलरी मैन। ठीक है, ये दोनों ही उनके रैंक को बढ़ाते थे। अब देखिए जागीरदार सिस्टम, थोड़ा सा अब हम लोग ये भी देख लेते हैं कि जागीरदार सिस्टम जो था वो क्या था। आप जागीर से समझ रहे होंगे, जागीर क्या होती है, ये हमारे पिताजी की जागीर है, ऐसा शब्द सुना है ना, तो अच्छा लगता है ना कहने में, ये हमारे पिता की जागीर है, मतलब हमारे पिता ने इसको
हमारे पिता की ये प्रॉपर्टी है, तो वो जागीर सिस्टम इसको कहते हैं। मानसबदार रिसीव्ड देयर सैलरीज एज रेवेन्यू असाइनमेंट कॉल्ड जागीर्स। ठीक है, मानसबदार जो कि राजा के द्वारा अपॉइंट कर दिया जाता था, वो क्या करता था, उसको जो सैलरी तो मिलती थी, इसके साथ साथ जो उसको जगह दे दी जाती थी। फॉर एग्जाम्पल ये पूरा राज्य है, इसमें ये छोटी एक ये जगह जो है पोर्शन, उसको दे दिया गया कि आपको यहाँ का सारा रेवेन्यू संभालना होगा। रेवेन्यू मतलब लोगों से कर्ज लेना होगा जमीन को लेकर के। तो वो क्या करता था, उसको जो पेमेंट सैलरी होती थी वो तो मिलता ही था, इसके साथ साथ उसको रेवेन्यू भी मिलता था। तो वो सब तरफ से अपनी आसानी से पॉकेट भरते थे, उनको बहुत अच्छा पैसा मिल जाता था। तो वो जो लेते थे, जो जागीर लेते थे, सॉरी वो जो जागीर तो इनकी ये बन गई जो उनको राजा ने दिया है जगह, इस जागीर पर जो लोगों से वो लेते थे, रेवेन्यू लेते थे, वो रेवेन्यू का पैसा भी उनको उसमें हाफ अपने पास रखते थे और हाफ वो राजा के पास पहुंचाते थे। इस तरीके से इससे इनको बहुत सारे बेनिफिट मिलते थे। वर सम वॉट लाइक इक्ताज, जैसे कि आपने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था इक्ताज के बारे में, जिसमें आपने देखा था वो था दिल्ली सल्तनत में इक्ताज बताया गया था। इक्ताज में और मानसबदार में बस बेटा इतना अंतर होता है कि जो मानसबदार होते हैं वो अपनी जगह को छोड़ करके अपने सारे काम करते हैं, यहाँ सर्वेंट्स अपॉइंट कर देते हैं। लेकिन इक्ताज जो होते हैं वो वहां से हटते नहीं है, वो अपने प्रोविंस में खुद भी रहते हैं और अपना खुद काम उसको संभालते हैं, वो वहां जगह छोड़ करके नहीं जाते हैं। बस इतना इन दोनों में अंतर होता है और कुछ भी नहीं होता बच्चों। फिर देखिए, बट डिफरेंट फ्रॉम इक्तादारी सिस्टम, लेकिन ये इक्तादारी सिस्टम से डिफरेंट है। हो ही गया वो तो, क्योंकि वो खुद अपने आप रेवेन्यू कलेक्ट करते थे, लेकिन यहाँ पर ये लोग रेवेन्यू सर्वेंट्स के द्वारा लेते थे। ठीक है, अपने आप मानसबदार नहीं करता था, लेकिन जो लोगों को अपॉइंट कर दिया जाता था वो रेवेन्यू कलेक्ट करते थे। समझ गए आप इतना? अब आगे बढ़ो। अनलाइक मुक्तीज और इक्तादार्स, मोस्ट मानसबदार्स डिड नॉट एक्चुअली रिजाइड इन और एडमिनिस्ट्रेशन देयर जागीर्स। फिर क्या कर, वही वाली बात है, जिस तरीके से इक्तादार्स जो थे लोगों से कर्ज लेते थे, लोगों से जमीन के ऊपर रेवेन्यू लेते थे, इसी तरीके से मानसबदार जो थे वो अपना प्रशासन इस तरीके से चलाते थे, आगे बढ़ाते ले जाते थे। ठीक है, इतना आपको क्लियर हो गया है। अब और देखते हैं कि इसमें क्या बताया जा रहा है। बच्चों ध्यान से समझते जाना, मेरे साथ जुड़े रहो, बहुत अच्छे से आपको समझ में आता चला जाएगा। अब आगे क्या बता रहे हैं ये, दे ओनली हैड राइट्स टू द रेवेन्यू ऑफ देयर असाइनमेंट विच वॉज कलेक्टेड फॉर देम बाय देयर सर्वेंट्स। दे ओनली हैड राइट्स, उनको केवल ये अधिकार होता था कि लोगों से रेवेन्यू लेना है। जो सर्वेंट्स वो अपॉइंट करते थे वो उनको ये अधिकार देते थे कि आप लोगों से रेवेन्यू कलेक्ट कीजिए, जो कलेक्ट करना होगा उनको और उनके सर्वेंट्स को ला करके देना होगा। ठीक है, फॉर देयर मानसबदार्स को वो ला करके दे देते थे, ये उनका काम होता था। ठीक है, अच्छा वो रेवेन्यू किससे लेते थे, वो होते थे पीजेंट्स। पीजेंट्स किसको कहते हैं, किसानों को, फार्मर्स को। ठीक है, तो ये अभी बात चल रही है हमारे मानसबदारी सिस्टम्स की। अब क्वेश्चन आता है बच्चों, वॉज द जागीरदारी सिस्टम प्रॉफिटेबल, क्या जो जागीरदारी सिस्टम था ये प्रॉफिटेबल था? तो चलो देखते हैं इसमें क्या बताया जा रहा है। अकबर्स रेन्स, अकबर के समय में जरा पढ़ते हैं कि ये सिस्टम कैसा चला और कैसा था। इन अकबर्स रेन्स दीज जागीर वर केयरफुली assessed to that their revenues were roughly equal to the salary of the मानसबदार। ठीक है, अकबर के समय में एडमिनिस्ट्रेशन बहुत अच्छा था, प्रशासन बहुत अच्छे से चलता था, सब व्यवस्थाएं केयरफुली देखी जाती थी, किसी भी चीज में केयरलेसनेस नहीं थी, इसलिए इस समय में ये सिस्टम बहुत अच्छा चला।
ठीक है, जागीरदार सिस्टम आगे तक बढ़ता चला गया और इस सिस्टम की वजह से ही आपका मुगल एम्पायर लगभग हमारे साउथ डायरेक्शन को उसने पूरा कवर कर लिया था। अब देखते हैं आफ्टरवर्ड, मतलब अकबर के बाद जब हमारे औरंगजेब आ जाते हैं, कुछ समय के बाद में जब शाहजहां के बाद औरंगजेब आते हैं, तब क्या होता है इसका, इस सिस्टम को जो है प्रॉफिटेबल रहा या नहीं। बाई औरंगजेब reign, this was no longer the case and the actual revenue collected was often less than the granted sum। अब देखिए क्या हुआ कि जो औरंगजेब था ये लोगों पर बहुत ज्यादा जाति करता था और अपनी बात को मनवाने के लिए जबरदस्ती क्रूअलिटी दिखाते थे, जिससे कि क्या हुआ कि और लापरवाही भी इनकी बहुत ज्यादा थी, जिससे जो और मानसबदार थे उन्होंने लोगों के ऊपर रेवेन्यू बढ़ाना शुरू कर दिया और उसे लोगों से लेना शुरू कर दिया और बजाय राजा के पास पहुंचाने के वो उसको अपने पास रख लेते थे और राजा को अपनी तरफ से उनको देना पड़ता था। उससे क्या होता था, यहाँ आके डाउनफॉल होने लगा था मुगल एम्पायर का। यही मेन कारण था रेवेन्यू का, जिसकी वजह से मुगल एम्पायर धीरे धीरे टुकड़ों में विभाजित हो गया और धीरे धीरे खत्म हो गया। उससे क्या हुआ, मानसबदार की हिम्मत जो थी वो बढ़ने लगी और उनका जो पिक्चर था वो चेंज हो गया। बहुत सारे प्रॉब्लम्स आए। अब क्वेश्चन आता है क्या प्रॉब्लम्स आए, ठीक है, तो ये प्रॉब्लम लिखा है मैंने। अब आगे देखो, पता करते हैं कौन सी प्रॉब्लम्स जो थी लोगों को फेस करनी पड़ती थी। शॉर्टेज ऑफ जागीर्स, क्या हुआ, जो जमीन थी, प्रॉपर्टी थी, उसकी धीरे धीरे शॉर्टेज होने लगी क्योंकि लोग उसको गलत तरीके से लोगों से लेने लगे। और जो मानसबदार थे वो क्या करते थे, लोगों से ज्यादा कर्ज लेते थे और जमीन अपने कब्जे में करते थे, जिससे कि उन्हें ये लगता था जितना पॉसिबल हो जल्दी से जल्दी लोगों से ज्यादा कलेक्शन ले लो, जब तक हम अपने पद पर हैं, जब तक हम इस सीट पर हैं तब तक हम अपना बेनिफिट उठा लें। तो इस तरीके से प्रॉब्लम्स जो थी वो बढ़ती चली गई, ठीक है। जागीरदार्स ट्राई टू एक्सटेंड एज मच रेवेन्यू एज पॉसिबल। उन्होंने क्या किया, वो ये करते थे जैसे भी हो ज्यादा से ज्यादा रेवेन्यू कलेक्ट कर लिया जाए, जब तक हम राजगद्दी या जो मानसबदारी सिस्टम, मानसबदारी पोस्ट है इस पर हम हैं, तब तक इसको आराम से ले लिया जाए जितना ले सकते हैं। फिर देखिए, फिर इसमें क्या दिखा रहे हैं, जरा समझने की कोशिश कीजिएगा। Peasantry therefore suffered the tremendously, ठीक है, suffered tremendously। जो पीजेंट्स थे, मतलब जो फार्मर्स थे, किसान थे, उनको सबसे ज्यादा इसमें सफर करना पड़ा, सबसे ज्यादा उन्हें परेशानियां उठानी पड़ती थी क्योंकि वो मेहनत करके कमाते थे, उसके बाद ज्यादा से ज्यादा उनको रेवेन्यू देना पड़ता था। इसके अलावा भी जो जागीर होती थी वो भी उनकी धीरे धीरे ज्यादा लोग जो थे सर्वेंट्स थे वो उस पर कब्जा करने लगे थे। तो इस तरीके से सबसे ज्यादा सफर करते थे हमारे पीजेंट्स, किसान जो लोग हुआ करते थे। तो आज के लिए बेटा मैं यहीं तक आपको कराऊंगी। इसके बाद नेक्स्ट में हम लेंगे ज़ेप्ट एंड जमींदार्स। क्या है ये ज़ेप्ट्स और जमींदार, इसको भी आप समझने की कोशिश करोगे मेरे साथ, ठीक है। मैं आपको समझाऊंगी इसे थोड़ा डिटेल में, नोट्स बना करके इसे तैयार कर लो। फिर मैं आपको ये बताऊंगी कि ज़ेप्ट्स और जमींदार्स क्या था। थोड़े से टॉपिक और रह गए हैं बच्चों, एक दूसरे के साथ हम लोग रिलेट करके फटाफट इसको करते चले जाएंगे, ठीक है। थोड़ा सा देख लो, ज़ेप्ट कर्ज, रेवेन्यू है ना, रेवेन्यू सिस्टम को कहते हैं ज़ेप्ट, ठीक है। ज़ेप्ट मीन्स रेवेन्यू सिस्टम, मतलब कर्ज का जो सिस्टम है जो लोगों से लिया जाता था। जमींदार, जमींदार कौन होता है, ऑल द इंटरमीडिएटरीज हु वर इंक्लूडेड इन रेवेन्यू सिस्टम। वो सारे लोग इंटरमीडिएटर जो हैं, जो अपॉइंट किए गए हैं,
वो जो रेवेन्यू कलेक्ट करते हैं, रेवेन्यू सिस्टम को चलाते हैं, वो कौन कहलाते हैं? जमींदार। ठीक है। एम्पायर, राज्य, जो मुगल एम्पायर है, वो रेवेन्यू वॉज रिक्वायर्ड, वो रिक्वायर करता है कि लोगों से रेवेन्यू लिया जाए, कर्ज लिया जाए। ठीक है। उसके बाद देखो, द मेन सोर्स ऑफ इनकम अवेलेबल द मुगल रूलर वॉज टैक्स। जो मेन सोर्स था ना बच्चों उस समय इनकम का, वो ज्यादातर क्या था? टैक्स था। मतलब लोगों से टैक्स लेना, उससे ही उनका जो इकोनॉमिकली जो चलता था वो सारा उसी के द्वारा बनता था, उनको दिया जाता था। इसमें क्या होता था? प्रोड्यूस ऑफ पीजेंट्री, और जो कहाँ से आता था? पीजेंट्री के द्वारा आता था, मतलब फार्मर्स के द्वारा ही तो उनको वो प्रोड्यूस होता था, टैक्स वो देते थे। उस टैक्स से फिर ये सब एक दूसरे की सैलरी उनको दी जाती थी। Therefore, a tax system was introduced। इसलिए फिर क्या हुआ, जब ये सब कुछ होता चला गया, तब आवश्यकता पड़ी काई की टैक्स सिस्टम को इंट्रोड्यूस कराया जाए, मतलब उसको सामने लेकर के आया जाए। तो बच्चों ये और मैं आज तैयार कर लूं, कोशिश करूंगी कि इसको आपको पूरा ही दे दूं आज में चैप्टर को। तो इतना आप बहुत अच्छे से समझ गए हो, मुझे पता है, मैं जानती हूँ आप सबको समझ में आ चुका है। तो आप लोग एक बार रिमाइंड कर लीजिएगा, इसको देख लीजिएगा कि मानसबदार और जागीरदार सिस्टम मैंने आपको क्या बताया था। इसको अच्छे से आप लोग समझोगे, याद करोगे, समझ में आएगा, बहुत अच्छा लगेगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। इसको इस तरीके से चला के आगे नहीं बढ़ा सकते जब तक कि इसको अच्छे से न समझाया जाए। आप लोगों को इससे बहुत सारी नॉलेज बढ़ेगी, आपको समझ में आएगा। ओके स्टूडेंट्स, ध्यान रखिएगा, अपना पढ़ाई करते रहिएगा। और बच्चों मैं आपसे एक बात और कहना चाहती हूँ कि आप लोग अपना जो कोर्स कंप्लीट कर लिया हो, आपने सारे चैप्टर्स का वर्क हो गया है, तो आप लोग उसमें टेबल और पैटर्न भी बना लीजिएगा। आपको पता है टेबल पैटर्न कैसे बनता है, तो वो आप कंप्लीट कर लीजिएगा। और उसके बाद फिर आप उस पर कवर चढ़ाएंगे, अच्छा सा स्लिप लगाएंगे और इंडेक्स बनाएंगे, और फिर क्वेश्चंस के बीच में जो अंडरलाइन करते हो वो प्रॉपर करके रखना, और पूरा अच्छे से करके फिर आप कॉपीज जो हैं, नोटबुक्स तैयार करके करेक्शन के लिए आप स्कूल में पहुंचा दीजिएगा सैटरडे को, और वो मेरे पास आ जाएंगी और मैं आपकी कॉपियां करेक्शन कर दूंगी। फिर आपको वो मिल जाएंगी बाद में। ठीक है, बता देंगे हम आपको कब लेना है, स्कूल से कलेक्ट करना है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ बाय बाय।